Welcome to the YouTube channel, dear students. Myself Pushpadicha. Today in this video lecture I am going to discuss about class 12 biology chapter number 5, which is mainly principles of inheritance and variation. So dear students, before we start with the chapter, I'll tell you in terms of 12th standard, this is a very important chapter. Actually there are 3 chapters mainly based on this inheritance and variation. मतलब हम मेनली जेनेटिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं और वो जेनेटिक्स जो है वो हमें 3 चैप्टर्स के अंदर ओवरऑल इन्फॉर्मेशन दे रहा है. जैसे ये चैप्टर है 5th प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, किस तरीके से एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास ऑन होता है. इसके बाद वाला चैप्टर है दैट इज़ मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जहाँ पे हम डीएनए, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, आरएनए इन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं. इसके बाद वाला चैप्टर आता है दैट इज़ इवोल्यूशन. थियोरेटिकली हमें बताता है कि किस तरीके से ह्यूमन बींग्स जो है वो इवॉल्व हुए हैं बाकी सारे ऑर्गेनिज्म से. तो चलो बच्चों, पहले अब हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं. वीडियो ध्यान से सुनना एंड तक, और इम्पॉर्टेंट जो भी टॉपिक्स आपको लगे हैं उनके सारे नोट्स डेफिनेटली बनाना, विच इज़ गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू. चलो, सो एज I'm going to start with the name itself, that is principles. What do you understand over here? Principles means the rules. Rules of what we are talking over here? So we are talking about inheritance and variation. So what is inheritance and variation? We'll come to know. Okay, before that I would like to ask you few questions. Like आप बहुत बार देखते हो कि समझो मेरे पास एक एनिमल है which is a cow. Cow generally gives birth to an animal, that is calf, or else it is going to give birth to a baby elephant. Obviously it is going to give birth to calf only. Similarly, suppose if I have seeds of a plant, suppose I have strawberry seeds in my hand or else guava. If I am going to sow that seeds of either strawberry or guava, what type of plant I am going to get out of that? guava के seeds में से मुझे strawberry का plant मिलेगा या फिर guava का ही मिलेगा? बट ऑब्वियसली वो गुआवा का ही होगा. वैसे ही स्ट्रॉबेरी की भी मैं बात करती हूँ तो उसमें से मुझे कौन सा प्लांट मिलेगा? ऑब्वियसली स्ट्रॉबेरी के सीड्स जब मैम सोइंग करती है तो मैम को स्ट्रॉबेरी का ही प्लांट मिलेगा. वाई इज़ इट सो? उसके आगे अब हम ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं. तो ह्यूमन बींग्स के अंदर जैसे मैं आपको बता दूँ, कजिन्स होते हैं जिनको हम सिबलिंग्स बोलते हैं. इवन ब्रदर एंड सिस्टर होते हैं, सिमिलर पेरेंट के होते हैं, फिर भी उनके अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो अलग अलग होते हैं. ये सब क्यों, ऐसा क्यों है? अगर हम सिबलिंग्स से, कजिन्स है, फिर भी हमारे अंदर बहुत सारे सिमिलैरिटीज़ हैं. और अगर हम रियल पेरेंट्स के ब्रदर एंड सिस्टर है तब भी हमारे अंदर बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स में डिफरेंसेस आ जाता है. देन व्हाई इज़ इट सो? ऑल दीज क्वेश्चंस विच आर बीन रनिंग इन आवर माइंड माइट बी पहले रन किए हो या नहीं किए हो, अभी इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हमें ये सारे क्वेश्चंस माइंड में आने चाहिए. सो दिस इज़ वॉट ऑल क्वेश्चंस का आंसर हमें देता है जेनेटिक्स. एक्चुअली जेनेटिक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच जनरली डील्स अपॉन इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन. किस तरीके से कैरेक्टर्स एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो पास ऑन होते हैं उसके लिए बहुत सारे कुछ अपने अपने पॉइंट्स दिए हुए, एक्सपेरिमेंट्स किए हुए कुछ साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपने थॉट्स हमारे यहाँ पे मेंशन किए हैं. ओके, तो वही जेनेटिक्स के बारे में अब हम पढ़ना शुरू करते हैं. तो इस जेनेटिक्स के बारे में हमें सबसे पहले इन्फॉर्मेशन किसने दिया था और किसको हम मेनली फादर ऑफ जेनेटिक्स मानते हैं? सो दैट इज़ द पर्सन जिन्होंने होल लाइफ उनकी अपनी कंट्रीब्यूट कर दी थी हमें समझाने के लिए कि इनहेरिटेंस किस तरीके से होता है. तो इससे पहले कि मैं उनके बारे में समझाऊँ, चलो इनहेरिटेंस तो समझ लेते हैं. ऐसे तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में समझा दिया है, समझ में आ गया होगा. इनहेरिटेंस मतलब क्या कि जो भी आपके कैरेक्टर्स एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, जैसे पेरेंट्स से वो अगर ऑफस्प्रिंग में जा रहा है, देन इट इज़ कॉल्ड इनहेरिटेंस. परंपरा हम जो बोलते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जाती है, बस उसी चीज़ को बायो के लैंग्वेज में हम यहाँ पे बोलेंगे इट इज़ इनहेरिटेंस. अब उसके बाद क्या आती है? वेरिएशन की. तो बच्चों वेरिएशन क्या होता है? तो जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि भले हम सिबलिंग से या फिर हम कजिन से या फिर रियल ब्रदर सिस्टर से, स्टिल वी हैव लॉट्स ऑफ डिफरेंसेस इन आवर अपीयरेंस एज वेल एज इन आवर नेचर. सो दैट्स व्हाट वी कॉल इट एज वेरिएशन. तो वेरिएशन भी क्यों होता है दैट वी विल कम टू नो इन अ मिनट एज वी विल प्रोसीड इन द चैप्टर. सो
First we are going to discuss about Mendel. Okay, the complete name of his is George Mendel or Gregor Mendel, whatsoever you call it. Okay, he was born in 1822. Okay, why we call him as a father of genetics? कुछ तो इन्होंने किया होगा ना. So he had done lots of contribution in the field of genetics. That all things we are going to discuss in this video, as it is going to be our most introductive video. So George Mendel was the person, he had done many experiments. Mainly he had carried out his experiment on pea plant. Which plant? Pea plant. Okay, why specifically he has selected a pea plant only, that also we will discuss, because there will be questions asked in your board examination. So basically George Mendel, if we will talk professionally, he was a mathematician. He was a priest also in a church, whose work was to look after the premises of the church. प्रोफेशनली वो क्या थे? वो एक मैथमेटिशियन थे, और पर्सनली अगर देखा जाए तो वो एक प्रीस्ट भी थे, जिनका काम था कि चर्च को पूरा देखभाल करना. और उसमें हम बोल रहे हैं कि उन्होंने पी प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, दैट इज़ रिसर्च किया था, एंड दैट रिसर्च ही हैज़ कंडक्टेड फॉर 7 years. 7 years he has done experiment on this particular pea plant, but still his experiment was not accepted at that time. Okay, and though his experiment was not accepted, he is known as the father of genetics, because he has given many of the laws to the field of genetics, जिसको हम बोलते हैं लॉज ऑफ मेंडल्स, जो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं. तो मेनली पहले अभी हमने जॉर्ज मेंडल के बारे में पढ़ना शुरू किया है. तो ही वॉज बॉर्न इन 1822 एंड ही डाइड इन 1884. ही डाइड इन 1884, और उन्होंने 7 years तक पी प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, पर उनका जो एक्सपेरिमेंट है वो उस टाइम पीरियड पे एक्सेप्ट नहीं हुआ था. तो जब इनकी डेथ हो गई थी 1884 में, आफ्टर हीज डेथ, ओके, इनके डेथ के 16 years के बाद, आफ्टर हीज डेथ, ओके, 16 years पास्ड अवे. ओके, उस 16 years मीन्स अप्रॉक्सीमेटली उस टाइम पे हमारा अगर हम ईयर काउंट करें तो इट इज़ 1900. इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे देयर वर 3 other साइंटिस्ट, दैट इज़ हुगो डी वेरिस एज वेल एज कॉरिन्स. टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं नाम, आप पढ़ सकते हो. तो ये 3 अलग अलग साइंटिस्ट थे जिन्होंने मिलके इसी जॉर्ज मेंडल के एक्सपेरिमेंट को, जिन्होंने पी प्लांट के ऊपर किया था, उसके ऊपर एनालिसिस किया, और हमें जॉर्ज मेंडल का एक्सपेरिमेंट जो है वो सही है करके प्रूफ करके मेंडल्स लॉ के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी. क्लियर? तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि जेनेटिक्स क्या होता है, इनहेरिटेंस क्या होता है, वेरिएशन क्या होता है, जॉर्ज मेंडल कौन है, तो ही इज़ फादर ऑफ जेनेटिक्स. प्रोफेशनली वो एक मैथमेटिशियन है. उन्होंने 7 years तक पी प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था, लेकिन उस एक्सपेरिमेंट को इनिशियली एक्सेप्ट नहीं किया गया. देन ही डाइड इन 1884. फिर उनके डेथ के 16 years के बाद 1900 में 3 साइंटिस्ट थे. ओके, वो तीनों साइंटिस्ट ने मिलके इस पर्टिकुलर जॉर्ज मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट है उसे प्रूफ करा कि दैट इट इज़ करेक्ट. सो लेट अस डिस्कस कि एक्सपेरिमेंट सबसे पहले क्यों फेल हुआ था, एंड देन क्यों सक्सेस हुआ, और क्यों जॉर्ज मेंडल ने पी प्लांट को ही सेलेक्ट किया. ओके, so as we are going to discuss about first why his experiment got rejected. George Mendel's experiment, why did they have not accepted? So first reason why Mendel's experiment was not accepted, okay, Mendel's experiment, okay, was not accepted. So right now we are discussing the reasons for it, that what are the reasons why his experiment was not accepted. तो सबसे पहला रीज़न है कि his work was published
at small scale. Now small scale means what, dear students? What I mean to say over here is जितने भी हम एक्सपेरिमेंट्स कैरी आउट करते हैं वो सारे एक्सपेरिमेंट जब पब्लिश होते हैं तो दे शुड बी पब्लिश्ड ऑन अ लार्ज स्केल. जब तक आप उस एक्सपेरिमेंट को लार्ज स्केल में पब्लिश नहीं करोगे तो उस एक्सपेरिमेंट के बारे में किसी को भी नॉलेज मिलने वाला नहीं है. एंड जब जॉर्ज मेंडल ने ये सारे एक्सपेरिमेंट किए थे तो वो इतने ज़्यादा फेमस नहीं थे, क्योंकि उसी टाइम पीरियड पे चार्ल्स डार्विन थे जो उनकी थ्योरी दे रहे थे नेचुरल सिलेक्शन के बारे में, और डार्विन्स थ्योरी, ऐसे बहुत सारे उनके अपनी खुद के ओपिनियंस एंड एक्सपेरिमेंट्स थे. तो इसीलिए जॉर्ज मेंडल को उस टाइम पे किसी ने इतना इम्पोर्टेंस दिया नहीं और उनका एक्सपेरिमेंट सक्सेस नहीं हुआ और लोगों तक पहुंचा नहीं. सेकेंड थिंग, ओके, ही यूज्ड mathematical and statistical laws for the first time, that too in bio. Okay, what happened? Okay, George Mendel, he was professionally a mathematician who was having a knowledge of statistics also. तो उन्होंने क्या किया कि जब एक्सपेरिमेंट कैरी आउट किया तो उन्होंने इन चीज़ों को यूज़ किया हमारे एक्सपेरिमेंट को समझाने के लिए प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में कि किस तरीके से एक ऑफस्प्रिंग में से दूसरा ऑफस्प्रिंग जब जनरेट होगा क्या कैरेक्टर्स और क्या ट्रेट्स एक्सप्रेस हो सकते हैं. तो उसी चीज़ को जितने भी हमारे साइंटिस्ट थे, दोज हू वर बॉटनिस्ट, ओके, बॉटनिस्ट और एल्स वी कैन कॉल इट एज दोज हू वर बायोलॉजिस्ट, दे डिड नॉट एक्सेप्ट इट. वाई? बाकी जितने भी बायोलॉजिस्ट थे, मतलब साइंटिस्ट, ओके, दे सेड कि हाउ इज़ इट पॉसिबल कि हम बायो के अंदर मैथ्स को इंक्लूड करेंगे और किस तरीके से ये मैथमेटिशियन लॉ के थ्रू हम बायोलॉजी के एक्सपेरिमेंट्स को प्रूव करके दिखा सकते हैं कि इट इज़ करेक्ट. इसीलिए उनका एक्सपेरिमेंट सेकेंड पॉइंट पे भी एक्सेप्ट नहीं हुआ. थर्ड पॉइंट, ही हैज़ इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू टर्म टू द वर्ल्ड विच आर नोन एज फैक्टर्स. Okay, factors, he has said that these are discrete units. क्या बोला उन्होंने कि these are discrete units. क्या होता है discrete units और क्या होता है factors? आज के ज़माने में अगर मैं आपको बोलूँ तो these are nothing but these are genes. पता है हमें कि genes are the hereditary units. तो मैंडल वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने बताया कि जो भी कुछ कैरेक्टर्स एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास ऑन हो रहे हैं, so that are only because of possibility that is genes. लेकिन प्रैक्टिकली मैंडल ने जीन्स को किसी को भी दिखाया नहीं, सिर्फ उन्होंने थियोरेटिकली समझाया कि फैक्टर्स होते हैं, मतलब जीन्स होते हैं जो एक पैर में प्रेजेंट है. तो यहाँ पे भी थर्ड पॉइंट उनका फेल हो गया, इसीलिए क्योंकि किसी को भी इमेजिनेशन करना था. प्रैक्टिकली उनके पास प्रूफ नहीं थी कि जीन्स नाम की चीज़ें होती है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरी फॉरवर्ड हो सकती है. तो इस पॉइंट की वजह से भी उनका जो एक्सपेरिमेंट है वो एक्सेप्ट नहीं हुआ एंड इट गॉट फेल. क्लियर? तो आपको एग्जाम में पूछेंगे तो आपको ये 3 पॉइंट्स याद होना चाहिए. अब हम बात करते हैं कि आफ्टर 16 ईयर्स क्यों मेंडल का एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा बाय 3 अदर साइंटिस्ट. ओके, मेंडल्स एक्सपेरिमेंट विच वॉज अनएक्सेप्टेड गॉट एक्सेप्टेड. ओके, बट व्हेन after 16 years of his death, after 16 years of his death, तो उनके भी रीज़न्स अभी देख लेते हैं हम कि पहले कौन से रीज़न्स थे कि जिसकी वजह से एक्सेप्ट नहीं किया, हमने वो देखा. अब हम देख रहे हैं कि उनके डेथ के बाद 16 ईयर्स के बाद जो 3 साइंटिस्ट थे, दैट इज़ हुगो डी वेरिस, कॉरिन्स एंड थ्रियन, तो ये तीनों ने इन्हीं के एक्सपेरिमेंट के ऊपर फिर से वर्क करना शुरू किया एंड दे गेव अस फ्यू पॉइंट्स. फर्स्ट पॉइंट वॉज दैट मैंडल यूज्ड, विल डायरेक्टली राइट इट डाउन, ओके, ही यूज्ड, ओके, लार्ज सैम्पलिंग साइज, लार्ज सैम्पलिंग साइज. अब क्या होता है कि ये लार्ज सैम्पलिंग साइज ही यूज्ड और ही गेव, हम दोनों में से कोई एक बोल सकते हैं कि उन्होंने जब एक्सपेरिमेंट किया था एट अ टाइम उन्होंने बहुत सारे पी प्लांट को मतलब क्रॉसिंग करवाया और उन्होंने एक्सपेरिमेंट के लिए नेक्स्ट जनरेशन जब प्रोड्यूस हुआ तब बहुत ज़्यादा अमाउंट में मुझे ऑफस्प्रिंग्स मिले.
तो ये एक पॉइंट है कि जब भी हम कोई रिसर्च कंडक्ट करते हैं तो हमें सैम्पलिंग साइज़ बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। लार्ज सैम्पलिंग साइज़ से ज़्यादा क्या होता है कि जितना ज़्यादा आपके पास सैम्पल्स होंगे, हम उसके थ्रू हमारा एक्सपेरिमेंट कितना ज़्यादा राइट है और रॉन्ग है वो चीज़ें हम प्रिफर कर सकते हैं। तो इसी की वजह से पहला पॉइंट था जिसके उनको लगा कि उनके एक्सपेरिमेंट को हम सक्सेसफुली एक्सेप्ट कर सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं। सिमिलरली अब अगर मैं सेकेंड पॉइंट की बात करूँ तो ही हैज़ यूज्ड डेटा एनालिसिस। नाउ व्हाट इज़ दिस डेटा एनालिसिस? आई हैव टोल्ड यू कि पहले जिस पॉइंट पे उनका एक्सपेरिमेंट रिजेक्ट हुआ था, कौन से पॉइंट पे कि ही वॉज अ मैथमेटिशियन एंड ही हैज़ यूज्ड स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटीज, सम कॉन्सेप्ट्स इन बायोलॉजी। तो उसी कॉन्सेप्ट्स की वजह से मुझे परफेक्ट डेटा जो मिलना चाहिए, सपोज़ मेरे पास अभी 4 पेरेंट्स हैं, उन 4 पेरेंट्स को मैं एक दूसरे के साथ क्रॉसिंग ओवर करवाती हूँ तो उससे मुझे कितने ऑफस्प्रिंग्स मिलेंगे, उसमें से कितने डोमिनेंट होंगे, कितने रिसेसिव होंगे, ये सारे टर्म्स अभी हमें पढ़ने हैं। ये पूरा नॉलेज अकॉर्डिंग टू मेंडल उन्होंने जो डेटा एनालिसिस निकाला था इट वाज एक्यूरेट। तो इसीलिए सेकंड पॉइंट हमने उनके एक्सपेरिमेंट को एक्सेप्ट करना सोचा और एक्सेप्ट कर भी लिया था। अब अगर मैं थर्ड पॉइंट की बात करूँ तो थर्ड पॉइंट वाज he used contrasting characters of pea plant. Now what do you mean by contrasting characters, ma'am, over here? So that particular contrasting characters is what कि हर pea plant की अगर हम बात करते हैं तो जिन्होंने मेंडल ने एक्सपेरिमेंट कैरी आउट किया था, he was having 2 traits at a time, one which was dominant and the other one which was recessive. इसके बारे में अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। तो जो भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट कैरी आउट किया था उसके लिए जो भी कैरेक्टर लिए थे, टोटल ही हैज़ टेकन 7 कैरेक्टर्स। दो 7 कैरेक्टर्स वर हैविंग बोथ डोमिनेंट एज वेल एज रेसेसिव, जिससे इजीली हम आइडेंटिफाई कर सकते थे कि किस तरीके से ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जब पास ऑन हो रहा है तो एक्सपेरिमेंट के थ्रू कौन सा कैरेक्टर्स एक्सप्रेस हो रहे। तो नाउ वी विल लुक आफ्टर that why did he has selected pea plant, the reason behind Mendel selecting pea plant। ये भी क्वेश्चन आपको MCQs में पूछ सकते हैं ये सारे reasons, so you should know। So as I have told you that Mendel was a priest in a church and his work was to look after the premises of that entire church। तो उनके गार्डन में सबसे पहले तो कौन सा प्लांट अवेलेबल था? पी प्लांट। तो ये रीज़न नहीं है कि उनके गार्डन में पी प्लांट था इसलिए उन्होंने उस प्लांट को एक्सेप्ट किया और उसी के ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट कैरी आउट किए। उन्होंने बाकी भी कुछ प्लांट्स के ऊपर किए थे, पर उसमें सबसे पहला पॉइंट पी प्लांट की अगर मैं बात करती हूँ तो स्मॉल लाइफ साइकिल। Small life cycle means what? Their life cycle gets over within 3 to 4 weeks। Okay? सिर्फ 3 से लेके 4 हफ्ते के अंदर, दैट इज़ ऑलमोस्ट विद इन 1 मंथ, मुझे एक कंप्लीट पर्टिकुलर प्लांट का जनरेशन जो है वो ग्रो होकर मिल जाएगा। और एक्सपेरिमेंट में हमें यही चीज़ जितना कम से कम टाइम हो उतना ज़्यादा से ज़्यादा हमें रिसर्च करके जो भी कुछ हमें फाइंड आउट करना है, एनालिसिस करना है, वो चीज़ें हम एनालिसिस कर सकते हैं। एंड सेकेंड पॉइंट वाई डिड ही सेलेक्टेड दैट इज़ pea plant was the seeds do not show dormancy। Seeds do not show dormancy। Now what do you mean by this? Dormancy मतलब बहुत सारे प्लांट के सीड्स होते हैं जो जब आप उनको सोइंग करते हो, मतलब बीज जब आप बोते हो तो इमीडिएटली वो पर्टिकुलर सीड्स जो है वो जर्मिनेट होकर प्लांट में डेवलप होना नहीं शुरू होता है। क्यों? बिकॉज दे वांट दैट पर्टिकुलर फेवरेबल कंडीशंस। जब उनको फेवरेबल कंडीशंस मिल भी जाते हैं देन ऑल्सो दे वोंट जर्मिनेट, सो दैट इज़ व्हाट वी कॉल इट एज डॉर्मेंसी। फिर वी नीड टू वेट फॉर दैट डॉर्मेंसी पीरियड टू गेट ओवर अप। और बहुत बार तो ऐसा होता है कि डॉर्मेंसी ख़त्म हो जाता है तभी भी आपका सीड जो है वो प्लांट में सैपलिंग नहीं होता, मतलब जर्मिनेट नहीं होता है। बट पी प्लांट में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था। थर्ड रीज़न, एज आई हैव टोल्ड यू जस्ट नाउ दैट the pea plant was having contrasting characters। okay, contrasting characters को हम यहाँ पे traits भी बोल सकते हैं।
ठीक है, टेक्स्ट बुक में बहुत सारी जगह पे आपको कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के वाले ट्रेट्स मेंशन किया होगा, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो वो 7 ट्रेट्स थे जो उनको पी प्लांट में देखने के लिए मिले, जिसमें अभी हम यहाँ पे लिख देते हैं, दैट इज़ डोमिनेंट विच वन एंड रिसेसिव इज़ विच वन। ओके, यू जस्ट right now remember that dominant and recessive what they are, I am going to explain in a minute, and we will talk about the character over here. Okay, first character which we were talking about is height of the plant. It is height of the plant. Height means dominant is what, tall, and recessive is what, dwarf. Clear? After that I am talking about the flower position. फ्लावर की जो पोजीशन है वो पोजीशन कैसी है? तो फ्लावर की पोजीशन 2 टाइप के हैं, एक टर्मिनल है और एक एक्सिलरी है। ठीक है, तो जो डोमिनेंट है दैट इज़ एक्सिलरी एंड जो रिसेसिव है दैट इज़ टर्मिनल। आफ्टर दैट आई विल टॉक अबाउट फ्लावर्स कलर। फ्लावर की अगर हम कलर की बात करते हैं, सो ओवर हियर आई हैव रेड विच इज़ डोमिनेंट एंड वाइट विच इज़ रिसेसिव। आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी होगी। देन कम्स पॉड शेप। पॉड शेप यानी पी प्लांट आपको पता है ना, मटर का प्लांट होता है। अगर आप देखोगे तो ये कुछ इस तरीके का हमारा उसका एंटायर शेप होगा और उनमें यहाँ पे सीड्स होते हैं, राइट। तो उसी की हम बात कर रहे हैं। एक होता है इन्फ्लेटेड एंड दूसरा होता है कॉन्स्ट्रिक्टेड, राइट। तो इन्फ्लेटेड इज़ डोमिनेंट वन एंड द अदर वन इज़ कॉन्स्ट्रिक्टेड विच इज़ रिसेसिव। कॉन्स्ट्रिक्टेड में क्या होगा कि वो इस तरीके के यहाँ पे अंदर हमें सीड्स ज़्यादा कुछ देखने के लिए नहीं मिलेंगे। आफ्टर पॉड शेप वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट पॉड कलर। Now in color I have that is green as dominant and yellow as recessive. Total there are 7 characters. This is first, this is second, third, fourth and fifth. Still 2 more characters are left. That is 6th one we are talking about seed shape. And in that seed shape dominant I have is round and recessive I have wrinkled. Clear? Last but not the least is what? Seed color. And over in this seed color I have yellow as dominant and I have green as recessive. This is reverse of pod color and seed color. Just go through with this particular things. तो ये सारे reasons थे कि जिसकी वजह से मेंडल ने जो है उन्होंने पी प्लांट को एक्सेप्ट किया था। तो क्यों किया था? सबसे पहले तो पी प्लांट की लाइफ साइकिल बहुत छोटी है, उनके जो सीड्स है वो कभी डॉर्मेंसी नहीं दिखाते हैं, एंड लेटर ऑन दैट पी प्लांट इज शोइंग कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। डोमिनेंट यानी अगर ये जीन प्रेजेंट है तो इस जीन को ये जीन कभी एक्सप्रेस होने नहीं देगा। इन दोनों के प्रेजेंस में हमेशा जो जीन एक्सप्रेस होगा दैट इज़ डोमिनेंट जीन, दैट वी विल डिस्कस इवन इन अ मिनट इन लॉज ऑफ मेंडल्स नेक्स्ट वीडियो। तो आपको ये इतनी चीज़ें तो याद रखनी ही है, दैट इज़ ये 7 कैरेक्टर्स और ट्रेट्स जिसमें कौन सा डोमिनेंट है एंड कौन सा रिसेसिव। क्लियर? Now we have discussed why his experiment was successful, why his experiment was rejected, and why did he has used pea plant. Now before moving further into the chapter, there are few terms which we need to discuss over here. So let us discuss them quickly. So in this first term which we are going to discuss is about gene.
Now what is gene? If anybody will ask you a question, then your answer must be that genes are the factors of heredity. Heredity you can call it, or else you can call it as inheritance. Both the things can be do. After these genes we need to remember the terms which we call it as alleles. अब alleles क्या होते हैं? तो alleles are the forms of genes. What are alleles? तो you can write down that they are the forms of genes. कैसे ये फॉर्म्स ऑफ जीन्स हो गए? तो अभी मैंने आपको बताया था कि कोई भी कैरेक्टर का हमारे पास जीन होगा तो वो दो कैरेक्टर्स के इसमें हम उसे स्प्लिट करते हैं, वन दैट इज़ डोमिनेंट एंड द अदर वन दैट इज़ रिसेसिव. जो भी कैरेक्टर के आपके पास बॉडी में जीन्स अवेलेबल होंगे उस हर कैरेक्टर के जीन्स हमारे पास दो वे में प्रेजेंट होगा, और उन दोनों को साथ में जब हम जोड़ के बोलेंगे देन वी विल कॉल इट देम एज अलील्स. इसलिए हम उसे बोलेंगे कि दे आर फॉर्म्स ऑफ जीन एंड दैट इज़ डोमिनेंट एंड रिसेसिव. एक हमेशा डोमिनेंट होगा और एक हमेशा रिसेसिव होगा. क्लियर? दैट वी विल डिस्कस इवन मोर डिटेल लॉस ऑफ मेंडल्स के अंदर. देन वी नीड टू डिस्कस अबाउट फिनोटाइप. ओके, चैप्टर में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स जब आप देखोगे तो उसमें आपको देखने के लिए मिलेगा, और वी विल बी डिस्कसिंग फिनोटाइप रेशियो. नाउ व्हाट इज़ फिनोटाइप? दैट इज़ फिजिकल अपीयरेंस. कहीं पे भी आपको अगर फिनोटाइप रेशियो पूछते हैं तो उस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट के जो भी कुछ ऑफस्प्रिंग्स होंगे तो उन ऑफस्प्रिंग्स का फिजिकल अपीयरेंस कैसा है. जैसा अभी मैंने बोला कि इट इज़ डोमिनेंट एंड इट इज़ रेसेसिव. तो अगर दो पेरेंट है, दो पेरेंट्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, आफ्टर क्रॉसिंग ओवर उनका जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुआ वो ऑफस्प्रिंग कैसा है? टॉल है, ड्वार्फ है, रेड कलर है, ग्रीन कलर है, जो भी हम सारे कलर्स की बात कर रहे थे पी प्लांट के अंदर, सेम वैसे ही बहुत सारे अलग अलग ट्रेट्स के बारे में जब हम डिस्कस करेंगे सो दैट इज़ व्हाट उसे बोलेंगे हम फिनोटाइप रेशियो यानी फिजिकल अपीयरेंस वी आर टॉकिंग अबाउट. सिमिलरली इफ़ आई डिस्कस अबाउट जीनोटाइप. अब जीनोटाइप रेशियो इज़ अबाउट द जीन्स. अब जीन्स हमारे पास दो वे में होते हैं. दैट दिस जीनोटाइप की मैं जब बात करूँ तो वन विच वी कॉल इट एज होमोजाइगस एंड द अदर वन विच वी कॉल इट एज हेट्रोजाइगस. अब क्या होता है डियर स्टूडेंट्स होमो एंड हेट्रो? होमो मतलब हमें पता है हमेशा कि इट इज़ गोइंग टू बी सिमिलर. अब जब भी जो भी हम कैरेक्टर यूज़ करेंगे तो वो कैरेक्टर कैसे होने चाहिए कि वो कैरेक्टर्स इस तरीके से, ये इसे हम बोलेंगे कि अलील्स. एक ही कैरेक्टर है, एक ही कैरेक्टर के जीन को एक्सप्रेस करने के लिए मेरे पास उसके दो जीन्स प्रेजेंट हैं. तो ये दो जीन्स जो प्रेजेंट है ये दोनों कौन से फॉर्म में है? डोमिनेंट फॉर्म में है. और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो एक कैपिटल है और एक स्मॉल है. यूजुअली जो कैपिटल लेटर है वो हमेशा इंडिकेट करेगा दैट इट इज़ अ डोमिनेंट ट्रेट जीन. कैपिटल लेटर हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हमें डिफ्रेंशिएट पता चल सके कि ये जो अल्फ़ाबेट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एक डोमिनेंट ट्रेट को, और वही स्मॉल लेटर क्या बताएगा कि दैट इट इज़ अ रिसेसिव ट्रेट. तो फिलहाल अभी हम सोचते हैं पी प्लांट के लिए इसको टॉल हाइटेड है एंड ये ड्वार्फ हाइटेड है. तो अगर उसका जीनोटाइप रेशियो क्या है? इफ़ इट इज़ कैपिटल T then we can call it as homozygous. If it is capital and small t then we can call it as an heterozygous. तो ये जीनोटाइप रेशियो भी हमें लिखना पड़ता है जब भी एक्सपेरिमेंट हम कैरी आउट करेंगे तब. फिर उसके बाद आपको समझना है व्हाट इज़ प्योर लाइन. ठीक है, नाउ प्योर लाइन इज़ व्हाट व्हेनेवर वी आर गोइंग टू डू एक्सपेरिमेंट. जब भी हम पेरेंट को सेलेक्ट करेंगे तो हम वो पेरेंट किस तरीके से सेलेक्ट कर रहे हैं? तो क्या हम उस पेरेंट को प्योर पेरेंट सेलेक्ट कर रहे हैं इस तरीके से? अब इसमें क्या हो रहा है कि मैं किसके बीच में क्रॉसिंग ओवर करवा रही हूँ? एक प्योर टॉल पेरेंट का एक प्योर ड्वार्फ पेरेंट के साथ जब मैं क्रॉसिंग ओवर करवा रही हूँ तब इन दोनों के क्रॉसिंग ओवर को हम बोलेंगे दैट इट इज़ प्योर लाइन. अगर यही चीज़ मैंने इस वे में लिया होता ओके तो इसे हम प्योर लाइन नहीं बोल सकते. क्यों? क्योंकि जब भी दोनों के दोनों ऑफस्प्रिंग्स प्योर फॉर्म में जीन्स के साथ अवेलेबल होंगे उसी टाइम में उसे हम बोलेंगे दैट इट इज़ प्योर लाइन. फिर उसके बाद अभी हमें जो डिस्कस करना है दैट इज़ पुनेट स्क्वायर. व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट पुनेट स्क्वायर. ओके, नाउ व्हाट हैपन्स इन दिस पुनेट स्क्वायर इज every time whenever I am going to do an experiment, okay,
in that particular experiment I need to have characters. Suppose if I am talking about this plant only, तो इस प्लांट में मेरे पास क्या है, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, एंड दूसरे पेरेंट के मेरे पास क्या है, दोनों ही स्मॉल टी. इमेजिन करो कि ये पेरेंट जो है वो मेल है एंड ये पेरेंट जो है वो फीमेल. तो इनके बीच में जब मैं क्रॉसिंग ओवर करवा रही हूँ उसे मुझे इस टेबल के अंदर ही रिप्रेजेंट करना होता है. इसी को हम बोलते हैं जेनेटिक्स के अंदर पुनेट स्क्वायर. अब क्रॉसिंग ओवर किस तरीके से होगा, सो सी this particular T is going to cross over here, again this particular T will cross over here. Now comes this T turn, it is going to cross with this small t and later on it is going to cross with this small t. जैसे हम नॉर्मली लिखते हैं कैपिटल T एंड स्मॉल t, कैपिटल T एंड स्मॉल t. तो जब आप क्रॉसिंग ओवर करते हो, आप 10th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो कि हम कुछ इस तरीके से क्रॉसिंग ओवर करते हैं. बस उसी चीज़ को हम यहाँ पे स्क्वायर के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे, जिसको यूजुअली हम क्या बोलते हैं, पुनेट स्क्वायर. एंड इट इज़ कंपल्सरी दैट वी नीड टू मेंशन ऑल द एक्सपेरिमेंट्स इन पुनेट स्क्वायर. क्लियर. फिर उसके बाद एक और टर्म है दैट इन दिस चैप्टर व्हेन वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट सेल्फिंग एंड वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट क्रॉसिंग ओवर. ओके, or else we can also call it as test cross. Now what is selfing? तो selfing is what, जब आप एक ही पर्टिकुलर जनरेशन में, जैसे एक जनरेशन के बाद दूसरा जनरेशन जब जनरेट होता है, उस जनरेशन के जो भी ऑफस्प्रिंग्स है उन्हीं के बीच में जब आप सेल्फिंग करते हो, दैट इज क्रॉसिंग ओवर करते हो, उस चीज़ को हम बोलेंगे सेल्फिंग. जैसे पहला पेरेंट है मेरे पास यहाँ पे, इन पेरेंट को मैंने क्रॉसिंग ओवर कर दिया, तो ये दोनों के बीच में मैंने क्या किया, इंटर क्रॉस किया, उसे हम बोलेंगे क्रॉसिंग ओवर, जो अलग अलग है. लेकिन उसके बाद उनके जो ऑफस्प्रिंग्स मिले, अब मैं वापस इन दोनों को सेलेक्ट करती हूँ और इन दोनों के बीच में जब मैं फर्टिलाइजेशन करवाऊँगी, जीन्स का क्रॉसिंग ओवर होगा, तो उसे हम बोलेंगे सेल्फिंग. क्लियर. वंस अगेन गो थ्रू विद द वीडियो कम्प्लीटली. ओके, all these terms are very much important in terms to proceed further in the chapter.